इंसान का जो भी अमल होता है, जो भी उसका एक्ट होता है, वो बेसिकली बेस कर रहा होता है उसकी थिंकिंग के ऊपर। जैसे कि इंसान सोचता है वैसा ही वो बिहेव करता है, वैसे ही वो रिएक्ट करता है। थिंकिंग की दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनाइज थिंकिंग और एक है अनऑर्गेनाइज थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि आप एक चीज़ की जब सारी डायमेंशन को देख रहे हों, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हों, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव सारी उसकी जो भी एक्सपेक्ट उसको देख रहे हों, और उसके बाद जब आप कोई डिसीजन करते हैं या कोई चीज़ डेवलप करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पर कोई काम किया है। आपको कहा जाता है कि आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। वो बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी एक बॉक्स के अंदर बंद होकर थिंकिंग की है और मुसलसल उसके ऊपर स्ट्रक्चर डाले गए हैं, रंग रंग के स्ट्रक्चर के अंदर उसे बंद कर दिया गया है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेगा या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे करेगा। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बच्चे को एक ही लाइन पे ना लेके जाएं, बच्चे को डिट्रैक्ट करें। अच्छा ये तो ये है, ये तो ये नहीं हो सकता, अच्छा ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। तो दिमाग के अंदर आप इतना दिमाग को हिला मारें, दिमाग को इतना यूटिलाइज करें, इतना उसको किसी नुक्ते के ऊपर इतना उसे फोकस करें, इतना उसकी डायमेंशन पे सोचें और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कि उसका बस हो जाए यार, बस अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई और क्या होगा। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम समझते हैं कि बच्चे को पूरा साल एक प्रेशर कुकर बना के रखते हैं, इससे बच्चे के दिमाग की सलाहियत मुतासर होती है। अब बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी का माहौल देंगे तो बच्चा कामयाब भी होगा और वो बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकर भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है क्रिटिकल थिंकिंग और बुनियादी तौर पर हम 7 C's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं और जो 21st सेंचुरी स्किल्स में जो मुख्तलिफ स्किल्स की बात की जाती है उनमें से हम कुछ स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि थिंकिंग क्या है, थिंकिंग की टाइप्स कितनी हैं, उसकी डायमेंशंस कितनी हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में किस हद तक उसको इन्हांस किया जाता है, उसको किस हद तक डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अगर हम अपने या अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करना चाहते हैं, इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग बुनियादी तौर पर आपकी शऊरी कोशिश है, एक कॉन्शियस एफर्ट है कि जब आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं कॉन्शियसली, तो उसको कहते हैं कि आपने थिंकिंग की है। या आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियसली कोई उसको देख रहे हैं या उसके बारे में कोई राय कायम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि आप थिंकिंग कर रहे हैं। अमूम में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं यार वो बंदा ऐसा है जो बोलता पहले और सोचता बात है। कभी कभार आप किसी से सवाल करते हैं और फौरी जवाब देता है, तो आप उससे कहते हैं नहीं भाई आप थोड़ा सा सोच लो, सोच के जवाब दो। या आप किसी फ़र्द को कोई ऑप्शन देते हैं, कोई जॉब का ऑफ़र कर रहे हैं, कोई और कहीं रिश्ते नाते की बात चल रही है या कहीं भी कोई इस तरह का मामला चल रहा है जिसमें उसकी ज़ात या उसकी फैमिली को कोई लोग इन्वॉल्व हैं या उसका फ्यूचर उसके साथ वाबस्ता है, तो वो आप उससे कहते हैं कि भाई आपको 1-2 दिन का टाइम है, आप इस पर सोचें और खूब सोच विचार करके आप जवाब दें। इट्स मीन कि आप कोई भी जब काम करते हैं कॉन्शियसली करते हैं तो उसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। लेकिन और हर इंसान थिंकिंग तो कर रहा होता है, वो कोई लेमैन आदमी है, वो कोई बहुत बड़ा साइंसदान है, बहुत बड़ा ज़हीन और फ़तीन आदमी है, या बिल्कुल काम दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है, हर फर्द थिंकिंग करता है। अब उसकी थिंकिंग के मुख्तलिफ लेवल्स हैं या उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। तो बेसिकली थिंकिंग की 5 डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन के आगे 2 एस्पेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से पूरा एक सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे कि थिंकिंग की डायमेंशन क्या हैं और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। जैसे आप ये देखते हैं कि थिंकिंग की एक डायमेंशन है उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यानी थिंकिंग या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। थिंकिंग की एक डायमेंशन है कि आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हैं या डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हैं। आप कहते हैं यार ये बड़ा तामीरी सोच का आदमी है या ये बंदा बड़ा तखरीबी सोच का और तखरीबी जहन का आदमी है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो या तो तामीरी है या तखरीबी है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक मुख्तलिफ इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो इंसान का जो भी अमल होता है, जो भी उसका एक्ट होता है, वो बेसिकली बेस कर रहा होता है उसकी थिंकिंग के ऊपर। जैसे कि इंसान सोचता है वैसा ही वो बिहेव करता है, वैसे ही वो रिएक्ट करता है।
खुर्रम मुराद मरहूम जब बाहर की दुनिया से वापस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लोगों की हालत ज़ात देख के बड़े परेशान हुए। वो कहते कि मैंने इस पे सोचना शुरू किया कि ये पाकिस्तान के लोगों की ये हालत क्यों है। तो कुछ अरसे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बेसिकली ये कौम सोचती नहीं है। जब ये सोचती नहीं है तो फिर उस पर कोई अमल भी नहीं करती, और ठीक है जी, सुबह हो गई शाम देख लेंगे, शाम हो गई सुबह देख लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कुछ अरसे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये कौम सोचना भी नहीं चाहती। मतलब अगर आप इनको किसी तरफ डायरेक्शन देना भी चाहें, कोई इनको कहें कि भाई आप सोचो अब आपका फ्यूचर क्या होगा, इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, उम्मत का फ्यूचर क्या होगा, हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए, इसके ऊपर हमें कोई लाएमल बनाना चाहिए, तो ये उसको सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन वो कहते हैं कुछ अरसे के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना तो ये कौम सोचती है और ना सोचना चाहती है, बल्कि ये सोचने देती भी नहीं है। अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं तो लोग आपके ऊपर पैरे बैठाते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो, किस ज़माने की बात कर रहे हो, क्या हर वक्त मायूसी की बातें करते हो। आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है तो जब कहा जाता है यार वो बड़ा क्रिटिकल आदमी है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो बहुत नेगेटिव आदमी है, यानी वो तो मनफी ही बात करेगा। हरगिज़ नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग इन डेप्थ थिंकिंग है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखने की। अगर एक फ़र्द है जो सिर्फ मीठा मीठा देखता है, सिर्फ हर चीज़ ओके है, ऑल इज़ वेल की बात करता है, और वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, हालात को उस तरह से तनकीदी जायज़ा नहीं लेता और आने वाले हालात के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता, तो यकीनन आगे चलकर वो नुकसान उठाता है। हमारे इदारों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी इदारे के अंदर कोई बंदा क्रिटिकल थिंकिंग करता हो तो उसको ये कहा जाता है यार ये तो बिल्कुल ही बहुत ही नेगेटिव है। बहुत सारे लोग क्रिटिकल थिंकर कम और नेगेटिव थिंकर ज़्यादा होते हैं, और बाज़ लोग इतने शदीद मुस्बत होते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा एक्सपेक्ट रख भी देंगे, वो कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, या वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। नतीजतन वो भी नुकसान उठाते हैं, और जो नेगेटिव थिंकर तो वो इसलिए नुकसान उठाता है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करता। वो हर चीज़ में कीड़े निकालता है, हर चीज़ में डर डर के काम करता है, तो वो नतीजतन वो किसी चीज़ की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। जबकि जो मुस्बत होता है वो हर चीज़ को बिला सोचे समझे या बगैर उसका तनकीदी जायज़ा लिए, बगैर उसको क्रिटिकली एनालिसिस किए वो आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि आप एक चीज़ की जब सारी डायमेंशन को देख रहे हों, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हों, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव सारी उसकी जो भी एक्सपेक्ट्स हैं उसको देख रहे हों, और उसके बाद जब आप कोई डिसीजन करते हैं या कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पर कोई काम किया है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग भी है। भाई आपको ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग भी है कि भाई ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया तो दैट्स फाइन, वेरी गुड, लेकिन अगर ये ना हुआ, ऐसे हालात ना हुए, ऐसे हालात आ गए तो तब क्या होगा। तो अगर एक फ़र्द है जो सिर्फ पॉजिटिव देखता है, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक देखता है, और अगर कल हालात उसके मुताबिक नहीं होते तो वो परेशान होता है, वो कहता है यार ये क्या हो गया, ये तो चीज़ें ठीक नहीं चली। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी फ़र्द के अंदर या अपनी ज़ात के अंदर अपने दिल और दिमाग को इतना खोल दें, इतना उसकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड कर दें कि आप चीज़ों के सारी डायमेंशन को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखने की सलाहियत रखते हों। आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप जब बैठे होते हैं तो आपके हाथ में जो पेपर दिया जाता है उस पर एक सवाल होता है कि इस चीज़ का तनकीदी जायज़ा लिया जाए या इसके ऊपर एक क्रिटिकल नोट लिखा जाए। क्यों? हालांकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम तो रट्टे के ऊपर बेस कर रहा होता है, यहाँ तो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग है ही नहीं है, तो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होगा और क्रिटिकल नोट कैसे लिखा जाएगा। इसलिए हमारे लोग इंटरनेशनल दुनिया के जो एग्जामिनेशंस होते हैं या जर्नल्स होते हैं वहाँ हमारे लोगों की रिसर्च पब्लिश नहीं होती, बहुत कम लोगों की रिसर्च पब्लिश होती हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कॉपी पेस्ट चलता है। क्रिटिकल के लिए ज़रूरी ये है कि आपके सामने सारी डायमेंशन हो और उस पर आप अपना इनपुट दे सकें, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट को आप इंश्योर कर सकें। हमारे यहाँ तनकीदी जायज़े का मतलब तो अमूम में यही लिया जाता है कि जो किताब में आपको सवाल पढ़ाया गया था वही सवाल आपने उठा के डाल देना है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली बेस करता है रट्टे के ऊपर। मुझे इस सही तरह से याद है कि हमें मैट्रिक में माई बेस्ट के नाम से एक स्पेशल किस्म का ऐसे याद करवाया गया, और मैं टीचर्स को दोष नहीं दे रहा, यकीनन वो उस ज़माने की नीड को उन्होंने फुलफ़िल किया और हमारे हक़ में किया। वो तो उस स्ट्रक्चर और उस जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का एक पूरा स्टाइल बना हुआ है उसके आगे मजबूर हैं कि उन्होंने बच्चों को पास करवाना है, उन्होंने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो लिहाजा वो कर लेते हैं।
और वो माई बेस्ट के नाम पे माई बेस्ट स्कूल, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी आ जाए आप इस पर लिख दें। इवन दैट के अगर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का भी आ जाए तो उसको आप बना दें माई बेस्ट हीरो, कायदे आज़म माई बेस्ट हीरो अल्लामा इकबाल, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दें। इस चीज़ को समझने के लिए वो एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर आपने सुना होगा कि एक बच्चे को मजमून आ गया माई फादर, और उसने मजमून याद किया हुआ था माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब उसने क्या किया कि वो सारा मजमून उठा के फादर के ऊपर डाल दिया। उसके नतीजे में जो उसका मजमून बना वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ था। ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को बॉक्स के अंदर बंद करता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद करता है कि बस आपने ये याद करना है और ये लिख देना। और ये छोटी क्लास में तो बच्चे को निशान लगा के दिया जाता है, इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है और ये सवाल यहाँ से यहाँ तक आपने याद करना है। जब आप बच्चे को एक सवाल का निशान लगा के दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, बस यही आएगा, और आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम देखता ही है कि बच्चे ने कितना किताब से रेलेवेंट लिखा है। अगर कोई बच्चा अपने पास से लिख दे तो उसको इररेलेवेंट कह के उसका तो सवाल ही काट दिया जाता है। अगर एक बच्चे ने पाकिस्तान का हदूद लिखने के बजाय पाकिस्तान का मैप ड्रा कर लिया तो वो समझा जाएगा कि किसी ने सवाल का जवाब सही नहीं दिया। तो बेसिकली, और फिर आप देखते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाते हैं, अमली ज़िंदगी के अंदर जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। वो बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी एक बॉक्स के अंदर बंद होकर थिंकिंग की है और मुसलसल उसके ऊपर स्ट्रक्चर डाले गए हैं, रंग रंग के स्ट्रक्चर के अंदर उसे बंद कर दिया गया है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेगा या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे करेगा? तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि उसे थोड़ी सी फ्री विल दी जाए, उसे अपने अल्फाज में चीज़ें एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, उसको घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए। और आजकल आप देखते हैं ये जो अभी एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, ओपन बुक पेपर्स के अंदर बच्चे टोटल कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को, 4-5 बच्चे बैठते हैं आपस में और फिर किसी से पूछते हैं कि भाई सवाल ये बता दो सिर्फ कि ये सवाल कौन सा वाला है, फिर तो हम इसको छाप देंगे पेपर के ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को थोड़ा सा फ्री विल देते ही नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं तो उसकी कुछ टिप्स हैं। पहली टिप तो ये है कि आपको ये जो बुकिश नॉलेज है इससे आप बच्चों को बाहर निकालना होगा। बुकिश नॉलेज बच्चे को उसके दिमाग के ऊपर पैरे डालता है, उसके कॉग्निटिव डोमेन को स्ट्रक्चर करता है। अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, और ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेसिकली 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। हमारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम या हमारा पूरा तालीमी निज़ाम उसके कॉग्निटिव डोमेन के भी पहले 2 या बहुत हद तक तो 3 सब डोमेन तक जाता है। उसके बाद जो उसकी एनालिसिस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो कहीं नज़र नहीं आती। या तो बच्चे को हम ज़्यादा रटाते हैं, उसकी तारीफ़ है जो जिसका ताल्लुक उसकी इन्फॉर्मेशन से है, बस उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए और तारीफ़ें लिख सके और रट्टा लगा के फार्मूले लिख सके। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, और फिर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो भी, इसकी एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं होती। अगर आप उससे पूछें कि आप अपने घर से इस चीज़ की कोई मिसाल दें तो वो शायद मिसाल देने से कासर होगा। तो इसलिए कि हमारे पूरे सिस्टम में रटा चलता है, हमारे पूरे सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं तो पहला काम तो ये करें कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री विल दें और बच्चों को थिंकिंग करने का पूरा मौका दें। मसलन आप छोटी क्लास में, बहुत छोटी क्लास से ये स्टार्ट करें, एक सर्कल आप ड्रॉ करें वाइट बोर्ड के ऊपर और बच्चों को ये ना बताएं कि बच्चों ये सर्कल है और ये क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, रट्टा लगा दे सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। नहीं भाई, अब बच्चों से पूछें ये क्या है। हर बच्चा मुमकिन है डिफरेंट जवाब दे। कोई कहे ये सर्कल है, कोई कहे ये रोटी है, कोई कहे ये व्हील है, कोई कहे जनाब मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग है, कोई मतलब रंग रंग के आपको जवाब मिल सकते हैं, कोई सर्कल भी कह सकते हैं। तो आप बच्चों से कहें कि अच्छा बोलते जाओ, लिखते जाएं, लिखते जाएं, सारी चीज़ें आप उसके अंदर वाइट बोर्ड के साइड पे लिख दें। ये बच्चों को उसकी जो थिंकिंग की स्किल को इन्हांस करेगा। बच्चे फिर मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू करेंगे। जब एक बंदा मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू करता है तो इट्स मीन कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो रही है। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बच्चे को एक ही लाइन पे ना लेके जाएं, बच्चे को डिट्रैक्ट करें। अच्छा ये तो ये है, ये तो ये नहीं हो सकता, अच्छा ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। मसलन ये बच्चे के सामने एक गिलास रखें, ये क्या है जी, बच्चा कहेगा गिलास है। अच्छा इसका इस्तेमाल क्या है, तो बच्चे कहेंगे पानी पीते हैं। अच्छा अगर हम इससे पानी ना पिएं, कुछ और पीना चाहें तो क्या हो सकता है, तो फिर बच्चे कहेंगे हाँ इससे हम दूध भी पी सकते हैं। अच्छा कोई कहेगा हम इससे चाय भी पी सकते हैं, हम लस्सी भी पी सकते हैं। अच्छा इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है,
कोई कहेगा इसके अंदर हम फूल डाल सकते हैं, कोई कहेगा इसके अंदर हम गमला बना सकते हैं। तो आप जितने बच्चों को थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी मुहैया करेंगे, जितना उन्हें सोचने पे डालेंगे, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? हमारे यहाँ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुंह में तो कंसेप्ट ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है सोच के अंदर, दिमाग के अंदर तूफान बर्पा करना। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, और ब्रेन कहते हैं दिमाग को। दिमाग के अंदर आप इतना दिमाग को हिला मारें, दिमाग को इतना यूटिलाइज करें, इतना उसको किसी नुक्ते के ऊपर इतना उससे फोकस करें, इतना उसकी डायमेंशन पे सोचें और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कि उसका बस हो जाए यार, बस अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई और क्या होगा। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों के ग्रुप्स बनाएं और उनको किसी एक चीज़ के ऊपर कहें जी इसके ऊपर मजमून लिखें। आप गिलास ही उनके सामने रख दें, उन्हें कहें गिलास के ऊपर मजमून लिखें और इसके 10 फ़ायदे लिखें। तो अब देखें बच्चे इसको थिंकिंग करेंगे, बच्चे उसको अपने एवरीडे लाइफ से इसको रिलेट करेंगे, अपने घर में चले जाएंगे, उनका दिमाग घर के अंदर जाएगा और गिलास को देखेगा और गिलास से उसकी जितने भी काम लिए जा रहे होंगे गिलास के साथ, उसको वो विजुलाइज करेगा और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको राइट अप करेगा, उन चीज़ों को पुट अप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि आप बच्चों को कभी भी सवाल एज पर बुक किश ना दें, आप उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दें और बच्चों से कंसेप्चुअल ही पूछें। और एक बच्चा अगर कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, भले वो अल्फाज उसके टूटे फूटे हैं, भले उसकी कोई किताब से बिल्कुल दूर पार का भी वास्ता नहीं, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर है, उस बच्चे को शाबाश दें, ना कि उस बच्चे को शाबाश दें जो रट्टा लगा के पूरी किताब सुना दे। और वो जो मूवी बनी है 3 इडियट मूवी, उसमें यही कंसेप्ट दिया गया कि असल चीज़ कंसेप्ट है, असल चीज़ बच्चे का रट्टा लगाना और किताब को याद करना नहीं है। तो अगर एक बच्चे को, और उसमें आप देखते हैं कि जो डिग्री किसी के हाथ में होती है और कामयाब कोई इंसान होता है, इसलिए कि बच्चों को, और ये जो हम समझते हैं कि बच्चे को पूरा साल एक प्रेशर कुकर बना के रखते हैं, इससे बच्चे के दिमाग की सलाहियत मुतासर होती है। आप बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी का मोल देंगे तो बच्चा कामयाब भी होगा और वो बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकर भी होगा। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल्स की बात करते हैं तो इसके 6 लेवल्स हैं। सबसे पहला है आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी चीज़ को, जिसको कहते हैं ना आपका इनपुट है, आप वो या तो आंखों से ऑब्ज़र्व करते हैं या कानों से सुनते हैं। तो फर्स्ट आपका इनपुट होता है और इनपुट के बाद प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आप अपने इसको रिलेट करते हैं। दूसरा लेवल होता है इसकी, आप रिलेट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, कि इस तरह का जो आपके दिमाग में पहले इन्फॉर्मेशन होती है उससे उसको रिलेट करते हैं। फिर तीसरा लेवल होता है उसको एनालाइज करते हैं कि जी ये सिचुएशन थी तो ये हुआ था, ये सिचुएशन थी तो ये हुआ था, इस तरह की बात का ये जवाब बनता है, मैंने इस तरह की बात का ये जवाब सुना हुआ है, ये किताब में मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसको आप रिलेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद आप एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएशन क्या होती है कि आप उसमें से क्या चीज़ आपने रिस्पॉन्ड करनी है, ये आप उससे ड्रा कर रहे हैं, मुझे ये रिस्पॉन्ड करना है। उस एवेल्यूएशन की बुनियाद पे फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग के बाद आप उसके अंदर क्रिएटिविटी या इनोवेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो ये बेसिकली उसके थिंकिंग के लेवल्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो जस्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई फौरी रिस्पॉन्ड कर दिया। कुछ लोग होते हैं जिसको अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आगे जाते हैं और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करके जवाब दे देते हैं। और जो आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो एट द एंड बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, जो अगले सेशन में हम जिस पे बात करेंगे। थिंकिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनाइज थिंकिंग और एक है अनऑर्गेनाइज थिंकिंग। अनऑर्गेनाइज जो रैंडम आपकी थिंकिंग हो रही होती है, बगैर किसी वजह के आप सोच रहे होते हैं या बगैर किसी स्ट्रक्चर के आप सोच रहे होते हैं, बस आपके दिमाग में मुझसे ख्यालात आते रहते हैं, मुझसे सोचें आपके दिमाग से गुजरती रहती हैं, तो इसको अनऑर्गेनाइज थिंकिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइज थिंकिंग जो होती है, आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी डिस्कशन के नतीजे में, किसी क्वेश्चन के नतीजे में, किसी घर में किसी फैसले के नतीजे होने वाले फैसले के नतीजे में आप थिंकिंग कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज थिंकिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइज थिंकिंग में भी आगे 2 किस्म की थिंकिंग है, एक है लेमैन थिंकिंग और एक है क्रिटिकल थिंकिंग। लेमैन थिंकिंग क्या है, आपने वो एक लतीफ़ा सुना होगा कि एक बकरी का सर एक मट्टी के गड्ढे के अंदर आ गया और अब वो सारे लोग परेशान थे कि क्या करें। तो वो एक गांव के एक सियाने आदमी के पास गए, सो कॉल्ड सियाना आदमी था, और उस सियाने आदमी से पूछते हैं कि जी ये मसला हो गया हमारे साथ और बकरी का सर गड्ढे में आ गया है, अब बताएं कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा मसला नहीं, आप बकरी ज़िबा कर दें और गोश्त खा लें और
निकल जाएगा। तो उन्होंने उसकी बात पे अमल किया और उन्होंने बकरी ज़िबा कर दी। अब बकरी ज़िबा हो गई, लेकिन सर तो अभी भी अंदर मौजूद है। अच्छा जी, आप क्या करें? उन्होंने कहा सिंपल है, आप गड़ा तोड़ दें। तो ये है बेसिकली बिल्कुल सिंपल थिंकिंग, लेमैन थिंकिंग, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी उसके कि आप बगैर कोई उसके कंसिक्वेंसेस जाने और बगैर उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट जाने कि भाई इसके बाद क्या होगा, ये करने के बाद क्या होगा, इसका दूसरा पहलू क्या है, तो इसको कहते हैं सिंपल या लेमैन थिंकिंग। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करके, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके, मुख्तलिफ उसके डायमेंशन को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे इस पे एस्पेक्ट्स हैं, और उसके नतीजे में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल थिंकिंग होती ही बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। और उसका अगला लेवल होता है क्रिएटिविटी के, जब आप कोई चीज़ नई प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई नया नई इनोवेशन देना चाहते हैं, कोई नया नॉलेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। जब आप किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो उसके नतीजे में नए नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं। ये था आज का हमारा मौजूद, जिसमें हमने थिंकिंग के ऊपर बात की, थिंकिंग की टाइप्स के ऊपर बात की, थिंकिंग के लेवल्स के ऊपर बात की, और उसके बाद हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन किया, उसके लेवल्स बयान किए। हमारा अगला सेशन जो लास्ट सेशन होगा वो क्रिएटिविटी के ऊपर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।